आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। पाकिस्तान चक्रव्यूह में फंस चुका है। एक साथ 5 प्रहार होने वाले हैं। पावर सेंटर में हाहाकार मचा हुआ है। रावलपिंडी के टॉप कमांडर से लेकर इस्लामाबाद के पीएम ऑफिस तक गहमा गहमी है। खौफ है, दहशत है और वजह है पीओके, क्योंकि पाकिस्तान को डर सता रहा है कि पीओके में उसका गेम ओवर होने वाला है। पीओके को बचाने के लिए वो कई बरसों से लगातार साजिश रच रहा है और यही वजह है कि उसने गिलगित बाल्टिस्तान को अलग किया, वहां कठपुतली सरकार बनवाई। मगर पाकिस्तानी हुक्मरानों ने अब गिलगित बाल्टिस्तान में अपनी कठपुतली सरकार को ही बर्खास्त कर दिया है। यहां पर अब फौज तैनात है। आखिर क्यों पाकिस्तान पीओके को लेकर इतना डरा हुआ है, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। 3 जुलाई 2023 गिलगित बाल्टिस्तान विधानसभा के बाहर चाक चौबंद सुरक्षा थी। पाकिस्तान की फौज के इशारे पर विधानसभा बिल्डिंग को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया था। किसी को विधानसभा के अंदर घुसने की इजाजत नहीं थी। यहां तक कि विधानसभा अध्यक्ष को भी विधानसभा के बाहर ही रोक लिया गया था। स्पीकर साहब आपको जाने नहीं दे रहे अंदर। बोलो यार, इजाजत मैं इसके हाउस का मैं जिम्मेदार हूँ, किसकी इजाजत है? ये क्या बात हो गई यार? हद है यार। जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र को लेकर अफवाह को आकार देने वाले पाकिस्तान की फौज के बूटों के तले कब्जे वाले कश्मीर के गिलगित बाल्टिस्तान में कथित लोकतंत्र को रौंदा जा रहा था। पीओके के उस हिस्से में लोगों का हक लहूलुहान था जिसे 2020 में पाकिस्तान ने कथित तौर पर अलग करवा दिया था। उसी साल अलग गिलगित बाल्टिस्तान में चुनाव भी कराया गया था। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर पाकिस्तान की फौज ने अचानक क्यों गिलगित बाल्टिस्तान की विधानसभा पर कब्जा किया? आखिर क्यों पाकिस्तान की फौज गिलगित बाल्टिस्तान में अचानक एक्टिव हो गई? आखिर क्यों रावलपिंडी से इस्लामाबाद तक गिलगित बाल्टिस्तान को लेकर हलचल बढ़ गई? गिलगित बाल्टिस्तान में जो कुछ भी हुआ उसे पाकिस्तान में इमरान खान के खिलाफ चल रहे आर्मी के एक्शन से भी जोड़ा जा रहा है, लेकिन ये महज दिखावा है। दरअसल ये पाकिस्तान का डर है जो गिलगित बाल्टिस्तान से आई इन तस्वीरों में दिख रहा है। मोदी सरकार के एक्शन से पाकिस्तान में खलबली है। अब पाकिस्तान को ये डर सता रहा है कि भारत कभी भी पीओके को छीन सकता है। इसीलिए पाकिस्तान की आर्मी बहाना बनाकर पीओके में अपनी मौजूदगी बढ़ा रही है। पाकिस्तान के हुक्मरानों और वहां की कायर फौज के दिल में ये डर उसी दिन बैठ गया था जब पीएम मोदी ने पाकिस्तान के करीब जवानों के बीच खड़े होकर अपने दिल की कसक को बयां किया था। जिससे उनके हाथ चला गया, गैर कानूनी तरीके से कब्जा करके रखा हुआ और वो कसक अभी भी हमारे दिलों में है। इसके बाद बार बार मोदी सरकार के मंत्रियों ने अखंड जम्मू कश्मीर को लेकर स्थिति साफ की है। हिंदुस्तान की आर्मी आदेश के इंतजार भर की देर की बात कहकर बड़े संकेत दे चुकी है। ऐसे में चाहे पाकिस्तान के हुक्मरान हो या बहादुरी की फर्जी कहानियां सुनाने वाले पाकिस्तान के जनरल, वो बखूबी जानते हैं कि भारत के सामने जंग के मैदान में वो कहीं नहीं टिकते हैं। इसलिए डरे हुए पाकिस्तानी हुक्मरानों और जनरलों ने गिलगित बाल्टिस्तान में अपनी मौजूदगी को और मजबूत करने के लिए गिलगित बाल्टिस्तान के सीएम खालिद खुर्शीद को कोर्ट के रास्ते अयोग्य घोषित कर दिया। इमरान की पार्टी के सीएम को फर्जी डिग्री के मामले में अयोग्य घोषित किया गया। कोई विरोध ना हो इसके लिए पाकिस्तानी फौज और पुलिस ने गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली पर कब्जा कर लिया। शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर को लगता है कि वो अपनी पस्त हो चुकी आर्मी के भरोसे गिलगित बाल्टिस्तान को बचा लेंगे, लेकिन अब पाकिस्तान में ही शहबाज और मुनीर का विरोध हो रहा है। पुलिस ने जिस तरीके से गिलगित बाल्टिस्तान की असेंबली को सील किया, यह पार्लिमानी तारीख के अंदर सियातरीन इकदाम था। जनाब स्पीकर, इन द एंड these are warning signs for your democracy. पीओके पाकिस्तान के हुक्मरानों और फौजी अफसरों के लिए लूट का अड्डा रहा है। पाकिस्तानी हुक्मरानों ने पूरे पीओके को आतंकी ट्रेनिंग कैंपों में तब्दील कर दिया है। दुनिया भर में कश्मीर पर प्रोपेगेंडा करने वाले पाकिस्तानियों ने पीओके को सुविधाओं के नाम पर सिर्फ नारे दिए और आवाम का शोषण किया। सिर्फ
खाने का इन्होंने एक मजाक बना रखा है, सिर्फ खा रहे हैं कश्मीर का नाम लेकर। कश्मीर की आज़ादी नहीं हो रही है, ये हम गरीबों लोगों को मरवा रहे हैं। आप इतनी महंगाई है, अगर खुदा न ख्वास्ता कुछ और हालात बिगड़ते हैं, हम तो मार गए। हम तो खुदा की कसम इस हालात में पहुंच के हम मोदी का नारा लगाएंगे। हम इस हालात में पहुंच गए हैं। ये हुकूमत है, इसको क्या पता है? इस हुकूमत को कुछ नहीं है इसको पता। पीओके में इस्लामाबाद वाली सरकार और रावलपिंडी वाले जनरलों के खिलाफ ये गुस्सा आज से नहीं है। पीओके की आवाम सड़क पर उतर अपने गुस्से का इजहार करती रहती है। दुनिया को बरगलाने के लिए पाकिस्तानी पीओके को आजाद कश्मीर कहते हैं, लेकिन जिस अंदाज में यहाँ सरकार पर कब्जा किया जा रहा है उससे ये साफ है कि यहाँ रिमोट कंट्रोल वाली सरकार इस्लामाबाद और रावलपिंडी में है। पाकिस्तानी जनरलों के हुक्म पर चने वाली सरकार से लोगों की नाराजगी ऐसी है कि पीओके के आम लोग हिंदुस्तान के साथ आना चाहते हैं। उसने कहा आखिरी बात की, मकबूजा कश्मीर ये है वो नहीं। इंडिया को दे दें, सही रहेगा। ये भी इंडिया को दे? हाँ दे दें, क्योंकि इधर आटा मिलता है, गरीब लोग भूखे मर रहे हैं, आटे का नाम ही नहीं। हुकूमत की जानिब से इस हॉस्पिटल का बजट कुछ है या नहीं? कुछ भी नहीं है, मेडिसिन थोड़ी बहुत इनको भेज देते हैं, बस वही है, बाकी तो कोई बजट नहीं है। बेबस हालात और गरीबी के कारण पीओके में पाकिस्तान से आजादी के लिए लंबे समय से आवाज बुलंद होती रही है और वहां के लोग भारत की तरफ बड़ी उम्मीद भरी नजर से देख रहे हैं। इंडिया के कश्मीर से अगर आप कंपैरिजन करें, वहाँ की लिटरेसी रेट देखें, यहाँ की लिटरेसी रेट देखें, वहाँ पे सहूलतें देखें, हमारी इवन के हमारे बॉर्डर्स पे अभी भी गधों के ऊपर लाद कर वो उनके लिए खाना लेके जाते हैं। कोई रूट नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ये है कि जितनी सहूलतें वो उस कश्मीर में दे रहे हैं, इस कश्मीर में कुछ भी नहीं है। बनिस्बत अगर आप उससे कंपैरिजन करें तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाला ये हिस्सा भी उतना ही खूबसूरत है जितना अपना जम्मू कश्मीर है। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर का कितना बड़ा हिस्सा अवैध रूप से कब्जाया हुआ है, इसे ऐसे समझिए कि अनुच्छेद 370 के खात्मे से पहले, यानी लद्दाख के केंद्र शासित राज्य बनने से पहले तक जम्मू कश्मीर का कुल एरिया था 2,22,236 वर्ग किलोमीटर। इसमें से पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर का 78,114 वर्ग किलोमीटर एरिया कब्जाया हुआ है, यानी जम्मू कश्मीर का लगभग 1/3 हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है। इसमें अकेले 73,000 वर्ग किलोमीटर एरिया तो गिलगिट बाल्टिस्तान का ही है। इसलिए भारत बार बार कहता रहा है कि आज नहीं तो कल जम्मू कश्मीर का यह हिस्सा भारत के साथ होगा। हमारी यात्रा तो तब पूरी होगी जब हम 22 फरवरी 1949 को भारतीय संसद में सर्वसम्मत पारित हुए प्रस्ताव को अमल में लाएंगे और उसके अनुरूप हम अपने बाकी बचे हिस्से जैसे गिलगिट और बाल्टिस्तान तक पहुंचे। एक तरफ पीओके की आवाम का गुस्सा है, दूसरी तरफ इमरान की बगावत है। इन सब के बीच पीओके को वापस लेने का भारत का संकल्प। ऐसे हालात में शहबाज सरकार और आसिम मुनीर को डर सता रहा है कि पीओके में उनका गेम ओवर होने वाला है, इसलिए बहाने से यहाँ सेना की मौजूदगी बढ़ाई जा रही है। पाकिस्तानी सरकार की इस डर के पीछे पीओके की आवाम का वो गुस्सा भी है जो अब मीडिया के सामने दिखाई देने लगा है। तो बेसिकली हम आज़ाद कश्मीर को डिज़र्व नहीं करते और हमारे पॉलिटिक्स तो वैसे ही अपने जायदादों के लिए लड़ रहे हैं, सवाए इमरान खान के। उसके अलावा तो बाकी सारे आपके सामने है कि इस्टेब्लिशमेंट क्या कर रही है, आपके सामने पीडीएम क्या कर रही है। सारे जो है सारी दुनिया पाकिस्तान जो है वो इमरान खान के साथ जो है वो क्या जुल्म और सितम कर रही है। तो पाकिस्तान तो हो चुका है डिफ़ॉल्ट, तो बाकी ये इंटरनेशनली ऐलान ना करें वो अलग बात है। तो वैसे हम डिज़र्व नहीं करते, ये इंडिया ही डिज़र्व करता है। मेरे ख्याल से उनको ही दे देना चाहिए कि शायद वो उनको दे दिया जाए तो उसके लिए कुछ बेहतर सोच सकें। पीओके के लोगों की जुबान पर अब बगावत के बोल हैं। भारतीय सेना कभी भी एक्शन के लिए तैयार है, इसलिए पाकिस्तान में दहशत है। शहबाज डरे हुए हैं, आसिम मुनीर खौफ में हैं, रावलपिंडी से इस्लामाबाद तक हलचल है। बाढ़ वाली परेशानी पाकिस्तान के लिए इसलिए भी बड़ी है क्योंकि जिन्ना लैंड की आवाम पहले से ही महंगाई के मोर्चे पर खून की आंसू रो रही है। पाकिस्तान में महंगाई रॉकेट से भी तेज रफ्तार से बढ़ी है। पाव पाव भर के एटम बम का दम भरने वाले पाकिस्तानियों के लिए पाव भर दूध खरीदना भी मुश्किल हो रहा है। ऐसे में बरसात वाली तबाही से ये तय है कि आने वाले दिनों में महंगाई पाकिस्तानियों का गेम ओवर कर देगी।
चौथे नंबर पे आ गया। माशाल्लाह। तो पाकिस्तानियों को मुबारक हो कि कर्जा मांगने में हम चौथे नंबर पे आ गए हैं। अब हम ऑफिशियली अगर भिखारी कंट्री सर्च करें गूगल पे तो पाकिस्तान ही आएगा, मुझे यही लगता है। बदन में काली टी शर्ट और जुबां पर अंधकार में भविष्य की दास्तां, ये पाकिस्तान का युवा है जिसे अपने सपनों की उड़ान भरनी है। लेकिन जिन्ना लैंड में हालात इस कदर बदतर हो चुके हैं कि 2 जून की रोटी का जुगाड़ करना भी किसी सपने के साकार होने से कम नहीं है। क्योंकि जुलाई का जल विस्फोट पाकिस्तान के दिवालिया होने की ताबूत पर आखिरी कील साबित होने जा रहा है। आर्थिक संकट के भंवर में फंसे पाकिस्तान पर आसमानी स्ट्राइक हुई है। लाहौर से लेकर रावलपिंडी तक बाढ़ बारिश पाकिस्तान में नए रिकॉर्ड बना रही है। तो दूसरी ओर महंगाई का मीटर आसमान छू रहा है और इस संकट के बीच पाकिस्तानी आवाम को भी रोटी जुगाड़ने से ज्यादा मौत को गले लगाना आसान लग रहा है। अगर पाकिस्तान के साथ अटैच हो जाए ना, मेरे ख्याल में ज़्यादा बुरे हालात होंगे। आप अभी करंटली देख लें, जो पाकिस्तान है गुर्बत की लकीर से नीचे रह गए हैं, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, अपने बच्चों को मार रहे हैं, सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो जो आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वो आपका 50-50 हज़ार रुपये पहुँच गया, नहीं करेंगे तो मरते हैं। तो हम तो वो देखेंगे, हम यकजहती कश्मीर और ये वो या वो फ़लाँ प्रोविंस इस तरह हो गया, फ़लाँ इस तरह हो गया, हमें उससे कोई कंसर्न नहीं। हमें यही कंसर्न सताता है कि 1 महीने के बाद बच्चों की फीसिस, 1 महीने बाद हमने जो अपनी बिजली के इलेक्ट्रिसिटी के बिल पे कैसे पे करने हैं, 1 महीने के बाद अगर एमरजेंसी दरमियान में हॉस्पिटल आ गया तो हमने हॉस्पिटल में जो स्पेंडिंग करनी है वो कैसे। तो कुछ महंगाई से इस कदर करा रहे हैं कि जुबां पर दर्द महंगाई की शायरी खुद ही आ रही है। रोटी नहीं है पेट में, तन पे नहीं कपड़ा। हालात के भंवर ने हमें इस तरह जकड़ा। हर एक का यही हाल है, न पेट में रोटी है, न तन पे कपड़ा है। रोटी कपड़ा मकान के नारे थे, वह हवा हो गए, सब भूल गए, सब अपने आप मस्त है। और पाकिस्तानी आवाम की ये दर्द दास्तां फिलहाल अंतहीन लग रही है, क्योंकि पाकिस्तान को सिर मुड़ाते ही ओले पड़े हैं। दरअसल इसी हफ्ते IMF ने पाकिस्तान को राहत देने के लिए $10.4 अरब की मंजूरी दी, जिसे 9 महीने की किस्त वाली भीख में पाकिस्तान को दिया जाना है। पाकिस्तान इस भीख से थोड़ा राहत महसूस कर रहा है, लेकिन आवाम तक ये राहत अब तक नहीं पहुंची है। के लिए आए थे जी, मैं सामान लेने आया था, 2000 का पॉकेट में था। तो जब सामान देखा तो वो तो सामान पूरा नहीं हो रहा 2000 में। महंगाई बहुत हो गई है, दाल महंगी होगी, चीनी महंगी, आटा महंगा, पेट्रोल महंगा। तो ऐसे सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हैं कि कोई भी चीज़ जो है ना घर की पूरी नहीं हो रही। कर दिया पूरे पाकिस्तान का हुकूमत ने बेड़ा गर्क कर दिया। हैदराबाद से कराची आना आजाब हो गया है। क्या करे गरीब लोग, गाड़ी में आते तो भाई 500 रुपये किराया है, के लिए कुछ नहीं है। सालों को जूते मारने चाहिए। चीज़ इतनी महंगी है कि आपको बता नहीं सकते, गरीब आदमी के अपने कंट्रोल से बाहर है। चिकन गोश्त का तो हम लोग सोच भी नहीं सकते। कम से कम ये सब्जियाँ ही हमारे दस्तरा से बाहर न होने दें। भिंडी देखें 200 रुपये, तोरी जो आम दिनों में कोई खाता ही नहीं है वो भी 200 रुपये। अल्लाह ताला रहम करे हमारी इस कौम पे। न सब्जी लेने की है, न गोश्त लेने की, न दालें भी लेने की है, न दवाइयाँ लेने की है। पाकिस्तान में आवाम महंगाई की मार से क्यों करा रही है, पहले इसे समझिए। पाकिस्तान में महंगाई दर 29.4% है। खाने पीने का सामान 48.1% की दर से महंगा हुआ है। ट्रांसपोर्ट का खर्च 56.8% बढ़ चुका है। महंगाई दर के मामले में पाकिस्तान एशिया में नंबर 1 है। ऊपर से IMF के कर्ज के बदले शहबाज सरकार जनता पर और नकेल कसेगी। बिजली और महंगी होगी, नौकरियां कम होंगी और IMF ने ऐसी कई कड़ी शर्त लगाई है जिससे पाकिस्तान की आवाम और गरीब हो जाएगी। अगर मैं सड़क छाप पे आ रहा हूँ तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं इस वक्त सड़क पे ही खड़ा हूँ, है ना। अब आप अगर महंगाई में पूछ रहे हो, ये बढ़ती रहेगी। हम तो बुद्धू लोग हैं, हम इनकी बातों में आते रहेंगे। डॉलर आएगा डॉलर लाएगा, डॉलर आया डॉलर लेके चला गया, अपने सारे माफ करा गया। पता है ना आपको। अब मैं नहीं कह रहा भाई, ये इस पे देख के मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं ये अखबार में पढ़ा है और टीवी पे सुना है कि डॉलर आया और डॉलर के हार पहन लिए खुद अपने लिए। मुल्क ऐसी अंधेरी सुरंग में खड़ा है जहां से हुक्मरानों को आगे का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। पाकिस्तान की इकॉनमी पाताल लोक में पहुंच चुकी है। बेहद कड़ी शर्तों पर पाकिस्तानियों ने IMF से लोन लिया है। IMF के कर्जे ने पाकिस्तान को फिलहाल तो बचा लिया है, लेकिन जिन शर्तों पर कर्ज मिला है और पाकिस्तान के जो हालात बने हुए हैं उससे अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर पाकिस्तान का गेम ओवर होना तय है। तारीख 29 जून 2023, जगह पाकिस्तान। बेबसी और बर्बादी का सितम झेलने वाला पाकिस्तान हैरान था, परेशान था
मियां शहबाज ये समझ नहीं पा रहे थे कि अब दुनिया के किस मुल्क के आगे वो अपने भीख का कटोरा लेकर जाएं, मदद की गुहार लगाएं, आवाम को झूठा दिलासा दिलाएं। और जब कोई रास्ता नजर नहीं आया तो भिखारी बन चुका पाकिस्तान एक बार फिर IMF की चौखट पर पहुंच गया। IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ पाकिस्तान ने $3 अरब के इमरजेंसी फंड का एग्रीमेंट किया। हालांकि IMF ने ये कर्ज देने के साथ साथ कई शर्तों पर भी साइन करा लिया है। IMF ने पाकिस्तान को ये कर्ज सिर्फ 9 महीने के लिए दिया है। शर्त ये भी है कि पाकिस्तान को आने वाले बजट में बेवजह के खर्च से बचना होगा। शर्त ये भी है कि पाकिस्तान सरकार जनता को टैक्स में छूट देने से बचेगी। रिपोर्ट बताती है कि इस कर्ज के बाद आवाम की बिजली पर मिलने वाली सब्सिडी भी खत्म कर दी जाएगी। इसके साथ ही विदेशी मुद्रा भंडार बचाने के लिए आयात पर जो प्रतिबंध लगा था उसे भी हटाना होगा। यानी पाकिस्तान पर संकट ऐसा है जिससे सरकार को फर्क भले ना पड़े, लेकिन लोग परेशान जरूर। मुसीबत की कैफियत है। शायद भाई साहब बताइएगा, आज जो समा देखा ये तो हमने शायद कभी भी नहीं देखा, या देखा तो बहुत ही कम कभी जिंदगी में देखा है। कंगाल होते पाकिस्तान को $3 अरब के कर्ज ने फौरी राहत तो दे दी है, लेकिन पाकिस्तान के वजीर इस मुल्क की पूरी दुनिया में भद पिटवा रहे हैं। इस डील के बाद पाकिस्तान IMF का चौथा सबसे बड़ा कर्जदार देश बन गया है। हालांकि इससे पहले भी पाकिस्तान के हालात बहुत अच्छे नहीं थे। अब तक वो 5वें नंबर पर ही था। पाकिस्तान आजादी के बाद अब तक 23वीं बार कर्ज ले चुका है। 31 मार्च 2023 तक पाकिस्तान पर IMF का $7.4 अरब का कर्ज था और इस कर्ज के बाद पाकिस्तान पर बोझ बढ़कर $10.4 अरब हो चुका है। भारतीय करेंसी में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान पर IMF का 850 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज हो चुका है। यही नहीं, पाकिस्तान एशिया का ऐसा देश है जो IMF से कर्ज लेने में सबसे आगे है। और इसका मकसद ये है कि आप जिस पॉलिटिकल प्रोसेस में जा रहे हैं, हुकूमत टर्म पूरी कर रही है, अगली उसके बाद इलेक्शंस होंगे, अगली हुकूमत आएगी, वो नया प्रोग्राम नेगोशिएट करेगी। तो इस पीरियड में आपको डिफ़ॉल्ट के ख़तरे से बचाने के लिए ये एक स्टैंड बाय अरेंजमेंट दिया गया है। तो इसका यही मकसद है। इससे कोई परमानेंट रिलीफ नहीं है या किसी परमानेंट हल नहीं है, इसलिए हमें बड़ा केयरफुली इस बात को समझना चाहिए। यानी 1947 में भारत से अलग होकर बना पाकिस्तान एक एक पाई के लिए रो रहा है। दुनिया के हर मुल्क के सामने हाथ फैला रहा है। कंगाली झेल रहा पाकिस्तान वक्त वक्त पर दुनिया के आगे भिखारी की शक्ल में खड़ा हो जाता है, क्योंकि दिसंबर 2022 तक ही पाकिस्तान पर 63,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज था। साल भर में पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खाली हो चुका है। डॉलर के मुकाबले पाकिस्तान का रुपया लगातार गोते लगा रहा है और महंगाई की वजह से पाकिस्तान की आवाम माथा पीट रही है। पड़ोसी पाकिस्तान परेशान है और सियासत की बंदूक सरकार पर तानी जा रही है। नैब के विक्टिम हम तो जरूर होंगे, हम तो लोग हैं। वो उससे कोई एक ज़ात पर ही फ़र्क पड़ता है या एक ख़ानदान पर फ़र्क पड़ता है। पाकिस्तान नैब का असल विक्टिम तो पाकिस्तान और उसके अवाम है। यहाँ हुकूमत का निज़ाम मफलूज हो चुका है, कोई फ़ैसले नहीं होते। मैं आपको फ़ैसलों की एक फहरिस्त दे सकता हूँ जहाँ पर वो फैसले नहीं हुए जिनकी ज़रूरत थी, और इसमें हज़ारों अरब का, ये खरबों में मुल्क का नुकसान हुआ है। ऐसा भी नहीं है कि पाकिस्तान के कहने भर से IMF उसे कर्ज दे देता है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि $3 लाख के इस कर्ज के लिए पाकिस्तान कई महीने से IMF के आगे गिड़गिड़ा रहा था और जब तक उसने IMF की शर्त नहीं मानी तब तक IMF ने हरी झंडी नहीं दिखाई। अब पाकिस्तान के लोग ही मानते हैं कि इस कर्ज से उनकी सांस आने वाले कुछ दिनों तक चलती रहेगी। अगर खुदा न खास्ता IMF प्रोग्राम नहीं होता तो आप कुछ भी नहीं कर सकते थे ना, क्योंकि कोई डिस्को में प्राइवेटाइजेशन इन्वेस्ट करने के लिए रेडी नहीं होता, क्योंकि कंट्री की सॉवरेन पोजीशन इतनी अच्छी नहीं थी। तो ये कि यस, अगर मैं ज़िंदा रहूँगा यहाँ से लेके मार्च तक, तो मैं जो है ना वो आगे कोई लॉन्ग टर्म स्टेप ले सकूँगा। तो एक तो ये कि पहले ज़िंदा रह जाएं, दूसरा है कि प्रॉपर रोड मैप, होपफुली अगली गवर्नमेंट जब आएगी तो वो एक प्रॉपर रोड मैप होगा। ये 5-6 जो क्राइटेरिया हैं, अगर आपने काम नहीं किया तो वैसे भी हम तो प्रॉब्लम में ही हैं। विदेशी कर्ज में दबे पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी बुरी तरह टूट चुकी है, लेकिन फिर भी उसे बार बार हिंदुस्तान की बढ़ती ताकत से जलन होती है। मुल्क को बर्बाद करने वाले नेता हिंदुस्तान के सहारे सियासत चमकाते हैं। हिंदुस्तान का जो अमेरिका के साथ मुआहदा हुआ है
अगर ये जो हमारे यहाँ इस वक्त ज़हन बैठे हुए हैं, इनको अगर फुर्सत मिले कि तहरीक इंसाफ को कैसे ख़त्म करना, और सारी एजेंसीज लगी हुई हैं, मुल्क के सारे इदारे लगे हुए उसको ख़त्म करने के लिए, अगर आपको फुर्सत मिले तो आपके खतरे की घंटी बजनी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा हिंदुस्तान के ज़हन में अब इम्बैलेंस हो गया है। वो हमारे से अपने आप को बहुत ज़्यादा ताकतवर समझते हैं, और अगर हमारे रिजर्व्स 4 अरब डॉलर से भी कम है तो उनके कोई 500-600 अरब डॉलर्स के रिजर्व पड़े हुए हैं। उनके टेक्नोलॉजी के अंदर वो बड़ी तेजी से आगे जा रहे हैं, और उन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट कर लिए टेक्नोलॉजी में, न्यूक्लियर प्रोग्राम में, सोच लें कि आगे वो किधर जा रहा है और हम किधर फंसे हुए हैं। $3 बिलियन के कर्ज से पाकिस्तान के कुछ दिन अच्छे जरूर गुजर जाएंगे, लेकिन फिर से वही नौबत खड़ी हो जाएगी जो हालत फिलहाल के दिनों में देखी गई। आज डॉलर भी जो है वो 285-280 रुपए का है। मार्केट कैपिटलाइजेशन भी हमारी 23 बिलियन डॉलर की रह गई है। तो आज ये हुआ ज़रूर है, एक बहुत बड़ी चीज़ है, मगर नथिंग टू सेलिब्रेट, क्योंकि अभी तो हम जहाँ पे 7 साल पहले खड़े थे उससे कई 2-3 गुना नीचे हैं पहुँचे हुए। कर्ज की रोटी खाने वाला पाकिस्तान अपने भविष्य को लेकर चिंता में। उधर मुल्क की आवाम मियां शहबाज को धिक्कार भरी नजरों से देख रही है। कौम जब अपाहिज हो जाती है, जब वो फुल दिवालिया हो जाती है, तो नज़र आता है कि वो अपने एसेट्स बेचना शुरू कर देती है। अब हम अपनी जो पोर्ट्स थी वो लीज पे बेच रहे हैं। हमारा एक दिन आएगा कि पाकिस्तान में भी पाकिस्तान का कोई एक ऐसा सूबा जो है वो मुकम्मल तौर पे जो है वो पार्शली हम जो है IMF को गिरवी रखवा दें, या मे भी आने वाले टाइम में एटमी असासों को हम गिरवी रखवा दें। इंडिया हमारे से क्यों आगे चला गया है? हम सारी तकरीबन 40 साल में हमने कुछ भी नहीं किया, उन्होंने 5000 डैम बना लिए हैं। बहुत सारे दोस्त हैं जो यूरोप में है, गल्फ में है। आप यकीन जाने मुझे बड़ा दुख होता है जब वो मुझे बताते हैं कि यहाँ पे जो अच्छी जॉब्स हैं वो इंडियंस के पास है, पाकिस्तानियों के पास तो है ही नहीं। ठीक है। पाकिस्तान पर कई देशों ने कर्ज लाद रखा है। एक तरफ पाकिस्तान चीन के कर्ज से दबा है, दूसरी तरफ IMF का भारी भरकम एहसान और सत्ता के फैसलों में पिस रही वो जनता जिसके पास अपनी सरकार को कोसने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं। पाकिस्तान में हर तरफ बदहाली है, हाहाकार मचा हुआ है, हालात बेकाबू हो चले हैं, आवाम सड़क पर आने को तैयार है। इस हालात को देखकर रावलपिंडी में आर्मी अफसरों के चेहरे पर चौड़ी सी मुस्कान है। इस्लामाबाद में फौजी बूटों की धमक सुनाई दे रही है। अगर हालात नहीं सुधरे तो ये तय माना जा रहा है कि पाकिस्तान में एक बार फिर से मार्शल लॉ लगेगा और पाकिस्तान में लोकतंत्र का गेम ओवर हो जाएगा। 9 मई 2023, जगह इस्लामाबाद। पाकिस्तान में सुबह तक सब कुछ सामान्य था, लेकिन जैसे ही इस्लामाबाद कोर्ट से पूर्व प्रधानमंत्री और तहरीक इंसाफ पार्टी के प्रमुख इमरान खान को भ्रष्टाचार के केस में गिरफ्तार करने की खबर आई, पाकिस्तान हिंसा की आग में जल उठा। लेकिन इमरान खान की गिरफ्तारी ने एक बार फिर यह बता दिया कि पाकिस्तान में आर्मी की क्या हैसियत है और वो किस कदर मुल्क पर हावी है। पाकिस्तान की सियासत में उठने वाले हर बड़े तूफान को सेना की साजिश माना जाता है, और ऐसा आज से नहीं बल्कि आजादी के बाद से ही होता आया है, क्योंकि पाकिस्तान में सेना भले ही सीधे तौर पर शासन नहीं करती है, लेकिन पर्दे के पीछे से बागडोर अपने पास ही रखती है। इसकी कई वजह। पाकिस्तान में आज तक किसी भी राष्ट्राध्यक्ष ने 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया। कुछ राष्ट्राध्यक्ष मारे गए, कुछ को फांसी हुई, तो कुछ देश छोड़कर भाग गए, और सबके पीछे सेना का नाम आया। जियाउल हक और परवेज मुशर्रफ जैसे सैन्य शासकों ने सीधे तौर पर शासन किया। एक दौर ऐसा भी था जब इमरान खान को सेना का लाडला माना जाता था। कहा जाता है कि जब 2018 में इमरान PM बने तब भी सेना का ही प्लान था। बार बार हिंदुस्तान सारे फोरम्स पे कहता था कि पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं, हम बात किससे करें, और आज वापस उसी दौर की तरफ जा रहे हैं। यानी जमहूरियत को जो तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं, इसका मतलब आज़ादी जा रही है।
हकीकी जमहूरियत वो होती है, वो ही हकीकी आज़ादी देती है, क्योंकि वो आपके बुनियादी हकूक़ की हिफाजत करती है, वो इंसाफ देती है। ताकतवर से आपका निज़ाम, आपका आइन आपको तहफ़्फ़ुज़ देता है, लोगों को आज़ाद कर देता है। तो ये तो फिर वो वापस चले गए वहाँ। कहा जाता है कि सेना के ही कहने पर इमरान खान ने नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी जैसे नेताओं को जेल में डाल दिया था। हालांकि पाकिस्तान में सेना से बिना पूछे पत्ता भी नहीं हिल सकता, ये बात इमरान खान भूल गए और सेना से ही दुश्मनी मोल ले ली। नतीजा, इमरान को वो दिन देखना पड़ा जो उन्होंने सोचा भी नहीं था। कुल मिलाकर सेना ही वो कड़ी है जिसने पाकिस्तान में लोकतंत्र का गेम ओवर कर दिया। पाकिस्तान में जो सेना के साथ नहीं होता, उसका बुरा वक्त शुरू होने में देर नहीं लगती और अब बुरा वक्त उन सैन्य अधिकारियों का शुरू होने वाला है जो सेना प्रमुख असीम मुनीर के निशाने पर। जिन्ना लैंड की आवाम बदहाल है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अपनी कुर्सी बचाने की जुगत में लगे हुए हैं। आर्मी सत्ता पर कब्जा करने की ताक में है। यानी कुल मिलाकर पाकिस्तान में वो सब कुछ हो रहा है जो किसी फेल स्टेट में होता है। पाकिस्तान की हर खबर पर हम आपको अपडेट देते रहेंगे। स्पेशल रिपोर्ट में अभी के लिए बस इतना ही। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।